नमस्कार दोस्तों, जीएस ट्यूब में आपका स्वागत है। और हम लोग राज्य व्यवस्था का अध्ययन कर रहे थे। इसी अध्ययन क्रम में आज हम लोग जो मेन टॉपिक है वो उस पर हम लोग प्रवेश करेंगे और सबसे पहले उद्देशिका का अध्ययन करेंगे। उद्देशिका जिसे आप प्रस्तावना भी कहते हो, प्रस्तावना, प्रियम्बल, उद्देशिका सब एक ही चीज है। पहली बात तो उसमें कोई अंतर नहीं है, ये आप समझ लीजिए, ठीक है। फिर आगे क्या स्थिति है वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो इसकी अन्य संज्ञा जो है वो प्रस्तावना। अच्छा, ये जो उद्देशिका हमारे संविधान में जोड़ी गई है वो मूलतः उसका स्रोत क्या है, सोर्स क्या है, हम लोगों ने कहाँ से उसको लिया है। ध्यान दीजिएगा, हमारा जो सोर्स है वो उद्देश्य प्रस्ताव है। उद्देश्य प्रस्ताव जिसको कि मैंने आपको संविधान सभा वाले में बताया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो संविधान उद्देश्य प्रस्ताव आपसे मैंने भी बताया था कि कब प्रस्तुत किया गया था। चलिए यहाँ रिपीट कर देता हूँ, लेकिन ज़्यादा जानकारी के लिए आप वो वीडियो जरूर देख लीजिए। 13 दिसंबर 1946 को ये प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ठीक है। और इसे संविधान सभा ने पास कब किया? तो 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो कि प्रस्तुत किया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव क्यों प्रस्तुत किया गया था? भाई संविधान सभा गठित हुई थी, तो संविधान सभा की बैठक हो रही है तो किस लिए हो रही है, तो वो बताने के लिए उद्देश्य प्रस्ताव एक बनाया गया। और उसी उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावना के रूप में या उद्देशिका के रूप में हमारे संविधान में शामिल किया गया। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर ही समझ लीजिए कि हमारे जो संविधान निर्माता थे उनकी आकांक्षाओं का ये दर्पण है, ठीक है। वो क्या चाहते थे, वो कैसा भारत बनाना चाहते थे, अपने जो भारत को भविष्य वो किस तरीके से देख रहे थे, कैसा निर्माण करना चाहते थे, उसकी प्रस्तुति आपको उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देशिका प्रस्तावना में देखने को मिल सकती है, ठीक है। अच्छा, अब जो ये प्रस्तावना है इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दो चीजें हैं। भाषा का मतलब यहाँ पर है लेखन शैली, लेखन शैली। लेकिन ये अवधारणा कहाँ से ली गई है? ध्यान रखिएगा, ये अवधारणा ली गई है अमेरिका से, ठीक है। इस बात पे थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। ये जो अवधारणा है वो यूएसए से ली गई है, जो प्रस्तुतिकरण है, जो लेखन शैली है, जो भाषा शैली है, वो हमारे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप ध्यान देंगे। और ध्यान रखिए, ये अभी जो यहाँ चर्चा हो रही है ये प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के लिहाज से महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक परीक्षा में तो ये फैक्चुअल पूछा जाता है। मुख्य परीक्षा में क्या होता है कि जब अपने उत्तर को आप लिख रहे होते हैं तो फैक्ट का सहारा दे के ही लिख रहे होते हैं, तो फैक्ट आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो अब जो मैं आपसे कह रहा हूं कि इसका स्रोत क्या, तो उद्देश्य प्रस्ताव। अब उद्देश्य प्रस्ताव है तो जाहिर सी बात है, तो विभिन्न लोगों ने अपने अपने मत भी दिए हैं उद्देशिका के बारे में। तो क्या मत दिए हैं आइए देख लेते हैं। एक अर्नेस्ट बार्कर जी हैं, अर्नेस्ट बार्कर। वो कहते हैं कि संविधान की कुंजी है उद्देशिका। कुंजी मतलब की, ठीक है। के एम मुंशी साहब थे, के एम मुंशी, वो कहते हैं कि ये राजनीतिक जन्मपत्री है, राजनीतिक जन्मपत्री। मुंशी साहब जन्मपत्री बताते हैं। पालकीवाला साहब, ये न्यायविद थे, पालकीवाला, इन्होंने कहा कि भाई ये पहचान पत्र है, संविधान का पहचान पत्र है। ऐसा समझिए आप में से कुछ लोग जो खाना बनाना जानते हैं वो देखिए कि चावल पका है कि नहीं पका है, कुछ दाने ही उठाए जाते हैं, तो वो क्या हुआ? वो आइडेंटिटी, वो तो हुआ, आइडेंटिटी कार्ड ही तो हुआ, पहचान पत्र ही तो हुआ। तो इसी तरीके से पूरा संविधान अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं, सिर्फ उद्देशिका पढ़ लेते हैं, तो उस संविधान के विषय में आप एक हद तक उसके दर्शन को समझने में सक्षम है। यही कारण है कि पालकीवाला जी ने पहचान पत्र की संज्ञा दी, ठीक है। जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने इसे, हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है,
सर्वोच्च न्यायालय ने इसे आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति कहा है। हमारी जो आकांक्षाएं हैं, जो चाहत है, उसकी अभिव्यक्ति वाला बताया कि उसकी अभिव्यक्ति उसमें दी गई है कि जो संविधान निर्माता थे कैसा भारत बनाना चाहते थे। ठीक है। इसी तरह जो बाबा साहब अम्बेडकर जी थे, बाबा साहब, वो संविधान का दर्शन कहते हैं, फिलॉसफी है संविधान की इसमें उद्देशिका में। ठीक है। यहां पर ये चीजें मैं आपको क्यों कह रहा हूं, क्यों बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हो सकता है कभी आपसे मुख्य परीक्षा में प्रश्न कुंजी करके पूछ ले, हो सकता है कभी जन्म पत्री कह के पूछ ले, हो सकता है पहचान पत्र कह के पूछ ले, आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति करता है, आप कहां तक सहमत हैं, इस तरीके से पूछ ले। संविधान का दर्शन है, आप कहां तक सहमत हैं, इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। इसलिए आप यहीं पर सतर्क हो जाइए। देखिए, किसने क्या कहा वो आप याद रख पाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं भी याद रख पाए तो इतना समझिए कि इसे कुंजी कहा गया है, जन्मपत्री कहा गया है, पहचान पत्र कहा गया है, अभी जो आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति कहा गया है, संविधान का दर्शन कहा गया है। ये सब चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मुख्य परीक्षा में एकदम से आए और वो आपको मतलब चौंका के चला जाए और आप सोच ही ना पाए ये तो हमने वही पढ़ा ही नहीं था। इसलिए हर चीज के लिए आपको बेहतर तरीके से तैयार होना जरूरी है। ठीक है। यहां पर एक फैक्ट आपको और बता दूं, आपने पढ़ा संवैधानिक विकास और आपने वो देखा कि 1773 से लेकर के 1947 तक कई सारे एक्ट और आए, लेकिन ध्यान रखिएगा सिर्फ 1919 के अधिनियम में ही अलग से उद्देशिका थी। और यही वो लाइन आप पढ़ते हैं कि 1935 के अधिनियम में ही 1919 के उद्देशिका जोड़ दी गई। तो ध्यान रखिएगा, एक 1919 ही एकमात्र अधिनियम है जिसमें उद्देशिका का प्रावधान था अलग से। ठीक है। और इसी उद्देशिका को बाद 1935 में भी कॉपी कर लिया गया। तो अगर आपसे कभी प्रश्न पूछा जाए इस तरीके से तो ध्यान रखिएगा 1919 के अधिनियम को। ठीक। अब हम लोग उद्देशिका के विषय में क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसको जरा सा एक बार आप यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि पढ़ते समय मैं तो एक साथ सब पढ़ा दूंगा लेकिन आप उसको शायद पकड़ पाए ना पकड़ पाए, इसलिए मैं पहले ही पॉइंट आउट कर दूं। हम लोग यहाँ पर देखेंगे उद्देशिका की प्रकृति, प्रकृति उसकी क्या है। ठीक है। ये संविधान का हिस्सा है या नहीं, संविधान का इसका भाग मानेंगे कि नहीं, हिस्सा है या नहीं। ठीक। इसमें संशोधन हो सकता है कि नहीं, जो आपको बिन बिंदुओं पर ध्यान देना ही देना है, संशोधन हो सकता है कि नहीं। उद्देशिका से लाभ क्या है, इसे जोड़ा ही क्यों गया है, क्या जरूरत थी। इसमें संविधान के जो दर्शन है तो वो क्या क्या है। ठीक है। और संविधान के में इसमें जो निहित है आदर्श और आकांक्षाएं, ये हम लोग इतने टॉपिक यहां पर कवर करने वाले हैं। ठीक है। क्योंकि पढ़ाते समय तो मैं तो फ्लो में बोल लूंगा, लेकिन आप इन सब चीज़ों को अलग से पॉइंट आउट कर पाएंगे कि नहीं, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको अलग से यहाँ पर लिखवा दिया है कि भाई इन चीज़ों पर कहीं भी ये शब्द इस्तेमाल होते हैं तो आपको ध्यान देना है। ठीक है। चलिए देखते हैं अब उद्देशिका की प्रकृति पहले लेते हैं। एक्चुअली मैंने जो पीपीटी तैयार की थी वो प्रारंभिक परीक्षा के लिए, फिर मुझे लगा नहीं भाई साथ ही साथ पढ़ा देते हैं, 2 बार पढ़ाने का कोई मतलब नहीं, एक ही काम को 2 बार करने का कोई मतलब नहीं। ठीक। सबसे पहले लिखते हैं संविधान की प्रकृति, सॉरी संविधान भूल गया मैं, उद्देशिका की प्रकृति। हमारे उद्देशिका की प्रकृति क्या है, सबसे पहले लेंगे प्रकृति। ठीक है। तो आपको बताना चाहेंगे कि हमारे उसकी उद्देशिका की जो प्रकृति है वो न्याय योग्य नहीं है, न्याय योग्य
नहीं, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, या दूसरे शब्दों में लिख दूं अप्रवर्तनीय है। इसका मतलब क्या हुआ उसको समझ लीजिए। अब यहाँ पर अलग अलग करके इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप इन सब चीज़ों पर ध्यान दें। कोई आपसे पूछे प्रकृति क्या है तो आप हक्के बक्के ना रह जाए, चौंक ना जाए, इसलिए मैं सब चीज़ अलग करके बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। उद्देशिका प्रकृति, उद्देशिका की प्रकृति क्या है, तो वो न्याय योग्य नहीं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उद्देशिका के आधार पर न्यायालय कोई निर्णय नहीं दे सकता। मतलब उद्देशिका के आधार पर, मान लीजिए मौलिक अधिकार के आधार पर निर्णय दिए जा सकते हैं, नीतिशक तत्वों के आधार पर कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता है, कोई कानून बनाया जा सकता है। देखिए आप बहुत सारे कानून बने हुए नीतिशक तत्वों पे, जैसे पंचायती राज कानून, मनरेगा कानून, पर्यावरण कानून, ये सब बने हुए हैं। शराबबंदी जो हुई है वो सब नीतिशक तत्वों पे हुई है। लेकिन उद्देशिका के आधार पर कोई भी निर्णय, कोई भी निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता है, अर्थात इनको लागू नहीं कराया जा सकता है, प्रवर्तनीय नहीं रखा गया है। तो आपसे पूछो उद्देशिका की प्रकृति क्या है, आप कहेंगे अप्रवर्तनीय है या न्याय योग्य नहीं है, जस्टिकेबल नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्देशिका की प्रकृति के बाद देखते हैं संविधान का ये हिस्सा है या नहीं। चलिए संविधान का हिस्सा है या नहीं ये देख लेते हैं अब हम लोग। संविधान का हिस्सा है या नहीं, संविधान का हिस्सा है या नहीं, ये प्रश्न सबसे पहले उठा 1960 में बेरूबारी वाद में। बेरूबारी ये मुकदमा था, वाद था, वाद का मतलब मुकदमा, केस, जो भी आप समझते हो। बेरूबारी वाद में सबसे पहले प्रश्न उठा, तो यहां पर निष्कर्ष ये निकाला न्यायालय ने कि संविधान का हिस्सा ये नहीं है। मैं लिख देता हूं यहां पर आपको, क्यों नहीं है अभी तर्क देता, समझा देता हूं आपको। हिस्सा नहीं माना, याद कीजिए मैंने इसके पहले के वीडियो में बताया है आपको उद्देशिका का मतलब क्या है। उद्देशिका का मतलब वही है जो आपकी पुस्तक में प्राकथन होता है। प्राकथन, दो शब्द, दो टूक, ये आपकी हर पुस्तक में शुरुआत में दूसरे या तीसरे पेज पे मिल जाएगा आपको। मेरे ख्याल से तीसरे पेज पे ही मिलेगा, हर पुस्तक में मिल जाएगा। लेकिन क्या आप इसको पढ़ते हो, तो जवाब आप में से 90% लोगों का यही होगा, नहीं भाई इसको तो हम पढ़ते नहीं हैं। तो जब पढ़ते नहीं हैं तो महज औपचारिकता हुई, इसे हिस्सा क्यों माने हम, इसे हिस्सा क्यों माने, औपचारिकता क्यों हुई भाई। अब किताब के ऊपर जो कवर बना है, अब कवर पे तो कवर से कोई निर्णय नहीं लेगा ना, कवर से कोई उसकी कोई पढ़ाई नहीं करता है ना। तो ये कहा गया कि ये हिस्सा नहीं है। जैसे कि आपकी पुस्तक में ये पाठ, ये सब चीजें होती तो हैं, लेकिन आप कभी पढ़ते नहीं, ठीक है। लेकिन 1973 में एक मामला आया बेरूबारी का, सॉरी केशवानंद भारती का, बेरूबारी तो लिख चुका हूं, केशवानंद भारती। केशवानंद भारती में निर्णय जब आया तो इसे संविधान का हिस्सा माना गया और कहा गया कि भाई ये जो हमारे संविधान निर्माता हैं उनकी आकांक्षाओं का ये दर्पण है, आकांक्षाओं की प्रस्तुति है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, केशवानंद भारती केस ये आपको बहुत बार सुनने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। तो केशवानंद भारती के विषय में, केस के विषय में एक जो महत्वपूर्ण फैक्ट है जो बता दूं कि भारत के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी बेंच जो 13 न्यायाधीशों की है वो इसी वाद में रखी गई। यहाँ तक बाबरी मस्जिद में भी 13 लोग नहीं थे, गोलकनाथ के मामले में भी 13 लोग नहीं थे, उसमें 11 लोग थे, बाबरी मस्जिद में 9 लोग थे, 9 जज थे। लेकिन यहाँ पर अब तक की सबसे बड़ी बेंच, 13 जजों की बेंच यहाँ पे केशवानंद भारती के मामले में थी, ठीक है। खैर, तो उद्देशिका यहाँ पर हिस्सा मान लिया गया 1973 में। तो आज के समय में अगर आप निष्कर्ष निकालेंगे तो क्या उद्देशिका संविधान का हिस्सा है, आप कहेंगे हाँ है, ठीक है। आप क्या निष्कर्ष देंगे, हाँ है।
अब सवाल ये उठता है कि इसमें संशोधन किया जा सकता है या नहीं। चलते हैं संशोधन की तरफ। चलिए संशोधन की तरफ चलते हैं, समझा देते हैं आपको संशोधन कर सकते हैं कि नहीं। एक मिनट, व्हाइट स्क्रीन ले लूं, ब्लैक थोड़ा सा। हाँ, संशोधन हो सकता है कि नहीं, तो ध्यान दीजिए एक बार संशोधन हो भी चुका है, 42वां संविधान संशोधन 1976। अब जहां पर आपको अब याद रखने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, संशोधन किया जा सकता है और एक बार अभी तक हुआ भी है। कौन सा हुआ है, तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976, और इसके माध्यम से 3 शब्द जोड़े गए। 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से 3 शब्द जोड़े गए, ध्यान दीजिएगा। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अखंडता, ठीक है, ये 3 शब्द जोड़े गए एक संशोधन के माध्यम से। तो अगर आपसे कोई पूछे संशोधन किया जा सकता है कि नहीं, तो बिल्कुल कहिए हाँ भाई किया जा सकता है। और अभी तक कितने हुए हैं, तो अभी तक एक बार संशोधन हुआ है, ये 3 शब्द उससे जोड़े गए हैं। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके आप देखेंगे तो आपको इस बात की जानकारी हो जाएगी कि ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, अब आगे का पॉइंट क्या है कि संविधान के लाभ, भाई इसको जोड़ा क्यों है, ऐसा क्या मिल रहा था कि जोड़ दिया। चलिए देखते हैं कि आज क्यों जोड़ दिया गया। देखिए लाभ क्या है। लाभ सबसे पहले तो ये है कि ये स्रोत की जानकारी देता है। स्रोत का मतलब किसको, स्रोत क्या है, देखिए आप उद्देश्य का जब पढ़ेंगे तो हम भारत के लोग, कि जो हम भारत के लोग टर्म है ना, ये बताता है कि संविधान को लिखने वाला कौन है। कौन है संविधान को लिखने वाला, हम भारत के लोग। तो स्रोत की जानकारी देता है। इतना ही नहीं, स्रोत के साथ साथ ये संप्रभुता की भी जानकारी देता है। संप्रभुता क्या है वो तो हम लोग अभी उद्देशिका के एक एक शब्दों को पढ़ेंगे, एक एक शब्द को समझेंगे, बिल्कुल परेशान ना होंगे आप। लेकिन संप्रभुता का मतलब फिलहाल इतना समझिए कि कोई भी अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने को जब स्वतंत्र होता है तो उसको संप्रभुता कहते हैं। तो संप्रभुता का ये कैसे इशारा कर रहा है, इसलिए इशारा कर रहा है कि हमने अपना संविधान खुद बनाया है, भारतीयों ने अपना संविधान खुद बनाया है। तो एक तरफ न सिर्फ स्रोत की जानकारी दे रहा है, बल्कि हमारे संप्रभु होने की भी सूचना दे रहा है। जो लिखा है ना, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, ये जो पूरा लिखा हुआ और आखिरी में अधिनियमित आत्मार्पित करते हैं, मतलब ये जो पूरा फ्लो है वो हर एक व्यक्ति द्वारा बोला जा रहा है। मतलब मैं भी पढ़ूंगा तो लगेगा जैसे कि मैंने ही लिखा है। तो ये एक संप्रभुता की सूचना दे रहा है। ठीक है, और क्या कह रहा है, और आप देखेंगे कि इसमें एक डेट मिलती है 26 नवंबर 1949 की। ठीक है, तो ये अधिनियमन तिथि अर्थात जो दस्तावेज है उसको वैधानिक स्वरूप कब प्राप्त हुआ, वैधानिक स्वरूप कब प्राप्त हुआ उसकी सूचना मिलती है हमें। ठीक है भाई, दस्तावेज तो कोई भी हो सकता है, आप जो कॉपी पे लिख रहे हो वो भी एक दस्तावेज है, लेकिन वो वैधानिक नहीं है ना। तो उसको वैधानिक स्वरूप जब संविधान को दिया जा रहा है तो कब दिया जा रहा है, इस तिथि को, उस तिथि की जानकारी हमें मिल रही है। या कहें संविधान कब से लागू हो रहा है, एक तरीके से सीमित तौर पर ही सही, उसकी डेट मिलती है। या कब लिखना खत्म हो रहा है, जैसे लिखित और अलिखित संविधान मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपसे बताया था कि एक लेखन तिथि होती है भाई, जब हम लेखन तिथि समाप्त कर रहे होते हैं तो वो डेट की जानकारी हमें मिलती है। अगर आपने लिखित और अलिखित संविधान नहीं पता है तो पहले के वीडियो ज़रूर देखिएगा, और मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आपने नहीं देखा है तो। ठीक है, चलिए और क्या जानकारी देता है, संविधान में कुछ दर्शन है, उन दर्शन की सूचना देता है। दर्शन कैसे भाई, कुछ आदर्श की जानकारी देता है। आदर्श भाई, हम और आपके, हमारे आपके भी कुछ आदर्श होंगे ना, उस आदर्श और वो जो आकांक्षाएं हैं
हमारे आपके सभी की आकांक्षाएं होंगी, हमारे सबके आपके आदर्श भी होंगे। ऐसे ही भारतीय संविधान जो निर्माता हैं उनके मन में भी कुछ आदर्श थे भारत को लेकर के कि कैसा भारत हम बनाना चाहते हैं। उनकी कुछ इच्छाएं थी, कुछ आकांक्षाएं थी। भाई इसको आप आधारशिला कह लीजिए, एक ऐसी आधारशिला जिस पर एक बड़ा सा महल, महल ही कहेंगे क्योंकि हर व्यक्ति अपना जो भविष्य होता है वो सुखद ही देख रहा होता है। ठीक है, तो आदर्शों के माध्यम से आकांक्षाओं की पूर्ति हो। ठीक है, आदर्शों के बिना आकांक्षाओं का कोई मूल्य नहीं है। तो उसकी जानकारी दर्शन जो है उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो हमको मिलती है इसी उद्देशिका से। ठीक है, अब आदर्श और आकांक्षाएं हमारी रह जाती हैं आज के दिन में। अब ऑलरेडी वीडियो ये 20 मिनट का हो चुका है। तो आदर्श और आकांक्षाएं और उद्देशिका के एक एक शब्द को लेते हुए इसकी व्याख्या हम लोग अब अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आपके मन में कोई प्रश्न है तो चैट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही एक प्रश्न का जवाब अगर आप कमेंट बॉक्स में देंगे तो बेहतर होगा। ये कि उद्देशिका का जो मूल स्वरूप है उसमें कौन कौन से शब्द जो है वो नहीं थे। उद्देशिका, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं। अगर आपने वीडियो देखा तो निश्चित रूप से आप उत्तर लिख लेंगे कि उद्देशिका का जो मूल स्वरूप है उनमें कौन से जो शब्द 3 हैं वर्तमान में वो नहीं थे। लिखने का प्रयास, कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास कीजिएगा। कोई समस्या है तो उसे ज़रूर लिखिएगा, आपको उत्तर देने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत आभार आप सभी का।